Hello friends, let's discuss exercises of lesson number 6 of NCERT book of 11th class। तो इस वीडियो में क्या हम 11वीं कक्षा की जो केमिस्ट्री का हमारा छठा लेसन है उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी होती है उनमें से 5 एक्सरसाइज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। And the chapter is very important, thermodynamics। चैप्टर क्या भैया आपका ये थर्मोडायनेमिक्स है और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है थर्मोडायनेमिक्स का थर्मोडायनेमिक्स ये होता है हीट और ये होता है मोशन। तो ये हीट इन मोशन। तो लेसन क्या है भाई? तो इस लेसन में या इस टॉपिक में हम क्या करते हैं, जितनी भी अलग अलग तरह की एनर्जीज हैं उनके बीच में रिलेशनशिप स्टडी करते हैं और जितनी भी एनर्जीज हैं वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, हम उन एनर्जीज को अपने लिए कैसे यूज करते हैं, ये मेन हमारा यहाँ पर स्ट्रेस होता है। और इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, इसलिए भी ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग सभी जगह पढ़ाया जाता है। इवन जो एमबीबीएस करते हैं लोग उनको भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स। तो जो हमारा इसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स सी द प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास जो पहली प्रॉब्लम लेंगे हम किताब में वो 7वीं प्रॉब्लम है भाई। क्या है पहली प्रॉब्लम हम ले रहे हैं यहाँ पर 7वीं 7th एक्सरसाइज है ये। इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब। इन ए प्रोसेस इतनी जूल हीट एब्जॉर्ब होती है बाय ए सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो ये इसमें यहां पर एक्सपेंशन वर्क होता है, ये 394 जूल वर्क इज डन। Work is done by the system. What is the change in internal energy for the process? ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितना बदलाव आया। तो ये फर्स्ट लॉ है। द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, हीट देंगे तो लेट्स से Q इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दिस हीट इज यूज्ड बाय द सिस्टम इन डूइंग सम वर्क। तो होता है एक्सपेंशन वर्क। नंबर 2, द हीट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज इंटरनल एनर्जी, राइट। डेल्टा यू ये कहेंगे हम कि उसकी इंटरनल एनर्जी में बदलाव आएगा, क्या कुछ हीट सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में जमा हो जाती है। प्लस इज एक्सपेंशन वर्क, लेट्स से P डेल्टा V, ऐसे लिखते हैं P डेल्टा V एक्सपेंशन वर्क। W एक्सपेंशन भी आप लिख सकते हैं इसको, W एक्सपेंशन। तो ये देखिए इसने दिया 701, हमने इतने जूल हीट सिस्टम को दी, राइट। डेल्टा यू में क्या चेंज आया ये निकालना है आपको। डेल्टा यू यहां पर क्या हुआ, ये 394 प्लस 394 इतनी हीट क्या है, इतनी हीट एक्सपेंशन वर्क में कंज्यूम होगी। तो डेल्टा यू इक्वल टू 701 माइनस 394 एंड द आंसर इज, आप दोनों को कर लीजिए सब्ट्रैक्ट। लेट्स सी, इसको हम दूसरा भी लेंगे यहाँ पर, ये 307 जूल। यहां से देख लीजिए आपका आ जाएगा 3, यहां से देखिए 394 हम करें यहाँ पर ये 7, ठीक है 307 जूल। तो सिस्टम की हमारे पास क्या भाई, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, कितना 307 जूल। 307 जूल हीट सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में जमा हो जाती है, स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है, स्टोर हो जाती है। नाउ सेकंड प्रॉब्लम है ये
11वीं प्रॉब्लम है। तो 11वीं प्रॉब्लम को हम क्या लेंगे यहाँ पर सेकंड के तौर पर डिस्कस करेंगे। ये थी हमारे पास पहली प्रॉब्लम थी, दिस इज फर्स्ट वन, लेट्स सी द सेकंड वन। दूसरी कौन सी है? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज, मतलब कार्बन है ये, इसको जलाते हैं ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बनती है, ठीक है, और इसमें डेल्टा एच मतलब जो हीट बाहर निकलती है कितने निकलती है भाई? डेल्टा एच इज इक्वल टू, बाहर आ गया ये माइनस लिखेंगे इसको 393.5, यह क्या है? किलो जूल। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, या कह लीजिए बैलेंस्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर ये बैलेंस्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन कि जब ये 12 ग्राम जलेगा, ठीक है, यहाँ पर ये 44 ग्राम हमारे पास क्या है? कार्बन का जो 12 ग्राम है वो जो पूरा कंबाइन करता है तो 44 ग्राम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वो क्या पूछ रहा है भाई? अगर ये 35.2 बने, कौन? CO2 गैस, कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड डाई ऑक्सीजन गैस। ठीक है, कि इन दोनों के मिलने से अगर ये कितना बनता है भाई? कितना बन रहा है ये? 35.2 ग्राम। अगर CO2 इतना बन रहा है तो कितनी हीट रिलीज होगी? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, हीट जनरेटेड, हीट प्रोड्यूस्ड? तो मैथमेटिकली है यहाँ पर ये सिंपल, ठीक है। 44 ग्राम से कितना आ रहा है? 44 ग्राम अगर ये बन रही है यहाँ पर तो इतना हीट पैदा हुआ 393.5। अगर 1 ग्राम होगी डिवाइड बाय 44 कितनी हुई है? 35.2। इतनी गैस रिलीज हुई है। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड? दैट इज 314.8 किलो जूल। सीधा है यहाँ पर ना, ठीक है। ये किलो जूल में है, ये सिर्फ ग्राम है, ग्राम में कट जाएगा, किलो जूल जाएगा। पर इतनी लगभग क्या है? जैसे रफली 315 किलो जूल हीट रिलीज होगी, 315 किलो जूल हीट रिलीज होगी। नाउ अब लेंगे अठारहवां क्वेश्चन लेंगे वो इसका, जो हमारा तीसरा बन जाएगा, थर्ड। लेट्स से 18वां, थर्ड वन यहाँ पे लिखते हैं थर्ड। क्या बोल रही है? फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रही है ये, तो इसमें रिएक्शन में क्या हो रहा है? यहाँ पर 2Cl एटम्स, ये गैसेस स्टेट में क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, ये मिलेंगे और यहाँ पर क्या है? ये क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल बनेगा। वैसे तो क्या है? ये 1 मोल होता है, ये 2 मोल एटम्स हैं तो 1 मोल वहां पर क्या बन जाते हैं? क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का बन जाता है। व्हाट आर द साइंस ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S? डेल्टा H एंड डेल्टा S, तो ये दो हमारे पास क्या भाई? इनके साइन क्या है? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इस प्रोसेस के लिए, इस केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए इन दोनों थर्मोडायनेमिक जो कह लीजिए एंटिटीज हैं, ठीक है, क्वांटिटीज हैं, ये इनके साइन क्या है? देखिए प्लीज, यहां पर जब क्लोरीन एटम कंबाइन करेंगे तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा। क्लोरीन यहां पर क्या? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, एक यहां पर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, बॉन्ड बन रहा है तो हीट एनर्जी बाहर जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल बन गया है, बॉन्ड बन रहा है। तो कैसे बॉन्ड बन रहा है? ये एटम्स है, ये Cl ऐसे ये बॉन्ड बन गया, बस एक क्या है? कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो बॉन्ड एनर्जी जो निकलेगी वो क्या है? बाहर निकलेगी, मतलब ये नेगेटिव साइन है। डेल्टा H इज नेगेटिव। डेल्टा H क्या है यहाँ पर? ये नेगेटिव है, ठीक है। देखिए प्लीज, यहाँ पर ये एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल बन गया है, डिसऑर्डर भी क्या है? कम हो रहा है, रैंडमनेस घट जाती है। एटम्स क्या है? मॉलिक्यूल्स में घटने का मतलब फिर क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। डेल्टा S भी यहाँ पर क्या है? ये भी नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा S इक्वल टू नेगेटिव। क्यों है ऐसा? मैं क्या बोल रहा हूं? एटम्स, दो एटम्स मिलकर के क्या बन गया? मतलब दो ही मान लेते हैं, ये दो है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं एटम्स। वैसे मैं क्या बोल रहे हैं कि ये 2 मोल है,
रेजिस्टर। क्लियर? तो उसमें मॉलिक्यूल में फ्रीडम कम है, डिसऑर्डर कम है, तो जो एंट्रोपी है वो भी घट रही है। तो घटने का मतलब क्या होगा? नेगेटिव साइन हो जाता है। जो चीज घट रही है वो क्या बन जाता है भाई? नेगेटिव हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स सी प्लीज। जो क्वेश्चन है ये बुक में आपका 21वां क्वेश्चन है। ओके, हमारे लिए ये फोर्थ है। 21वां क्वेश्चन है हमारे लिए, बन जाता है ये फोर्थ। लेट्स सी प्लीज, फोर्थ क्वेश्चन क्या बनेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO गैस गिवन। जो क्या गिवन है, तो ये हो जाएगा फोर्थ 1/2 N2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस is equal to NO gas delta H, right? ये बोल रहा है कि या डेल्टा R नॉट is equal to plus 90 किलो जूल मोल इनवर्स। मोल इनवर्स ये पहला इक्वेशन दिया इसने। दूसरा इक्वेशन क्या है इसी में? NO गैस half O2 गैस is equal to NO2 gas delta H is equal to delta R H naught is equal to minus 74 kilojoule mole inverse, right? Mole inverse this is very very important please। mole inverse हो जाता है ये। इक्वेशन आ गया हमारे पास। ये इस इक्वेशन से हमने क्या डिस्कस कर रहे थे प्लीज? इस पे कमेंट करना है कि यहां पर ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है क्या? डेल्टा आर एच स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये मतलब है तो यहां पर प्लस है तो एनर्जी बढ़ रही है यहां पर। तो NO गैस के इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम है या अनस्टेबल है, इट इज हाईली अनस्टेबल। अगर किसी प्रोसेस के दौरान सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो वो सिस्टम क्या होगा? वो जो चीज बनेगी वहां पर, जो भी केमिकल बनेगा, कंपाउंड बनेगा, वो इनके कंपैरिजन में कम स्टेबल होगा। वैसे भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इनको रिएक्ट करवाने के लिए दोनों को हमें क्या इतनी हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, इसका एक मोल बनाने के लिए क्या हमें 90 किलो जूल हीट एनर्जी इन दोनों को देनी पड़ेगी, तभी ये बनेगा। तो एनर्जी बढ़ जाती है। ये क्या है? बहुत ही कम स्टेबल है या अनस्टेबल है। यहां पर जब ये NO रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ये NO2 बनता है, तो सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है, तो यहां पर एनर्जी कम है, तो ये स्टेबल है। ये बता रहा है। कमेंट करने का मतलब क्या है कि यहां पर कमेंट करिए, तो कमेंट का मतलब ये होगा प्लीज वाला स्टेटमेंट क्या है? कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO गैस। NO गैस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे कमेंट कर रहा है। तो ये अनस्टेबल है NO गैस, इसलिए आगे फर्दर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये स्टेबल NO2 बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? एक तो रिएक्शन हो जाती है एकदम से इसकी ऑक्सीजन से आगे फर्दर। दूसरा, यहां पर हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है इसकी, जो हमारे पास हीट कंटेंट है इसके, या जो इंटरनल एनर्जी है बहुत ज्यादा है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ने से ये स्टेबल नहीं है NO गैस। ओके प्लीज। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है लास्ट 22वां क्वेश्चन है हमारे लिए, फिफ्थ वन। Calculate the entropy change in surroundings when 1 mole of H2O liquid is formed under standard conditions। तो ये क्या बोल रहा है भाई? यहां पर इंग्लिश यहां आ जाते हैं दोबारा इसमें। ये हमारे पास 5वां क्वेश्चन है भाई। लेट्स सी फिफ्थ वन। तो ये कह रहा है कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस H2 गैस react with oxygen producing H2O liquid and delta H क्या है? डेल्टा R H नॉट। ये होता है
चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये नोट का मतलब क्या था यहाँ पर, ये कितना है, ये -286 किलो जूल मोल इनवर्स। देखिए प्लीज, जब पानी का यहाँ पर H2 लिक्विड का 1 मोल बढ़ रहा है तो इतनी हीट एनर्जी सराउंडिंग में जा रही है, निकल करके सराउंडिंग में जा रही है। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स का एंट्रोपी चेंज कितना होगा, सराउंडिंग्स का डेल्टा एस ये निकालना होगा। सराउंडिंग में कितना डिसऑर्डर बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी सराउंडिंग में जा रही है। जब किसी सिस्टम में एनर्जी जाती है तो वहां पर डिसऑर्डर बढ़ता है। माइंड इट प्लीज, डिसऑर्डर बढ़ेगा वहां पर। और डिसऑर्डर कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस चेंज एंट्रोपी से कैसे निकालते हैं भाई, जितनी भी एनर्जी वहां पर मिल रही है ये वाली Q ओवर, ये होता है सीधा फार्मूला T, Q ओवर T होता है कि किसी भी सिस्टम को जितनी एनर्जी मिली हीट की फॉर्म में, वो डिवाइड बाय द टेंपरेचर एट विच द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। जिस टेंपरेचर पर प्रोसेस हो रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 286 ये किलो जूल है इनटू 1000, ये आ जाएगा जूल में आ जाएगा भाई, डिवाइड बाय 298 के केल्विन, है ना। ये क्या है आपका नॉर्मल टेंपरेचर है 25 डिग्री सी, 25 प्लस 273 298 केल्विन है टेंपरेचर ये। तो इसके ऊपर क्या है, ये रिएक्शन हो रही है और सराउंडिंग को इतने जूल हीट मिल रही है, तो उसकी एंट्रोपी में कितना चला जाएगा, 286 into 1000 जूल हो गया, डिवाइड बाय 298, दैट इज योर 959.73 जूल के इनवर्स, है ना, ये होगा। ठीक है प्लीज, ये इतने जूल, दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स की जो एंट्रोपी है इतना बढ़ जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर कि दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज। दिस इज द एंट्रोपी चेंज, दिस इज द हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम। यहाँ पर सराउंडिंग्स इतना हीट रिसीव कर रहा है, डिवाइड बाय द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द प्रोसेस इज अकरिंग, process is going on. So these 5 problems are very sensitive, very useful, because these problems or their extension or their changed versions are put in various exams of competitions you face in chemistry. Okay please, thanks, namaskar.